बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ भी गुजर गया और ईद भी गुजर गई। अब इसके बाद मोस्टली ये होता है कि हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, हम अपना ख्याल छोड़ देते हैं, हम अपनी स्किन को तो इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे कि बस वो हम पे लगी कोई नहीं है। अब ये जो स्किन है ना भाई, जो चमड़ा है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हम अपने बालों को धोते हैं, अपने दांत को साफ़ करते हैं, उसी तरीके से हमने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है, तो वो साफ़ होगी। वरना उसके ऊपर तो तय जमती चली जाएगी और उसकी सफाई कोई नहीं होगी। अब उसकी ग्लोइंग स्किन, ये सारी चीज़ें, ये रेमेडीज़ वगैरह जो है ना, आप घर पे छोटी छोटी करके अपने आप को खूबसूरत, हसीन, जवान बना सकते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मगर ये कि इन चीज़ों का आपको सही मिकदार, सही तरीका पता होना चाहिए। स्किन टाइप के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन का मसला क्या है। सिर्फ स्किन का खुश्क हो जाना, उसके ऊपर मुंह पे तेल लगा लेना, ऐसे थोड़ी ना स्किन ठीक होती है। या फिर स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तो उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगा लेना, उससे स्किन थोड़ी टाइट हो जाएगी। या सादा अंडा फेंट के मुंह पे लगा लेना और उससे अगर आपको झुर्रियाँ आ गई, फिर आप क्या करेंगे? जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। तो हर चीज़ की मिकदार और तरीका आपको इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि कब किस वक्त आपको क्या चीज़, क्या शय खूबसूरत बना सकती है, सिर्फ आपके किचन आइटम से। मेरे पास नईमा जी मौजूद है। इन सारी चीज़ों की रिसर्च उनके पास बड़ी ज़्यादा होती है। हर वक्त, हर मुंह पे बैठे बैठे किसी ना किसी को, सारा दिन को 100 बंदों को तो ये रेमेडीज़ देती है, तो 100 में एक हम भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको इतना तंग करते हैं, जाती कैसे आप? अब तो मास्क लगा के जाती हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि लोग अब तो बाजार में, गली में, मोहल्ले में जहाँ मिलते टोट के पूछना शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसे थोड़ी बताए जाते हैं, बंदे का पता होना चाहिए। हाँ। ये सुन लें आप, खड़े खड़े आप जब ऐसे रेमेडी पूछते हैं ना, वो कुछ तरीका थोड़ी होता और रिस्पेक्ट से भी हटके होता है। आप मतलब ना तो आपकी स्किन टाइप का उनको पता है, ना आपकी हेल्थ पता है, ना आपकी डाइट पता है, आप खाते पीते क्या हैं। वो एकदम से खड़े खड़े बाज़ारों में, कहीं किसी मुलाकात में, किसी ईद मिलन में, किसी के घर मिलने गए, आप पूछना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा आप ख्याल भी रखा करें, है ना? ऐसे ही है। लेकिन एक वाकया सुनाती हूँ मैं अभी आपको ना। मैं मार्केट गई थी रमज़ान में, तो वहाँ पे मुझे इसी तरह एक साहब मिल गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया, हालांकि मैं मास्क लगा के बाया पहन के फिर जाती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लिया कि आप तो नईमा आपा। मैंने कहा नहीं, मैं उनकी बहन हूँ। नहीं, आप नईमा आपा ही हैं। आप अपने आप की बहन है। मैं अपने आप की बहन बन गई। लेकिन इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। हुआ ये कि वो कह रहे कि मुझे ना आपा यूँ लग रहा है, इस तरह मैं भी बाजार में थी, वो भी बाजार में ही थे, कि आपा यूँ लग रहा है इस तरह मुझे ना पेट में दर्द हो रही है कि। लेकिन मैंने कहा कोई और मसला, कोई गैस का, ऐसा सब प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, कहते मैंने खाई थी चना चाट खाई थी अफ्तारी में, लेकिन जल्दी जल्दी में बाजार आ गया, मुझे इस तरह लग रहा है कि मुझे ना इरिटेशन हो रही है। तो मैंने उनको ना एक टोटका दिया, वो मैं टोटका आपको भी दे देती हूँ, किसी को भी दे देती हूँ, किसी को भी इस तरह के खाए पिए का अगर दर्द हो जाए, ठीक है ना। मैंने पेट का दर्द, पेट का दर्द, खाए पिए का अगर पेट में दर्द हो जाए, तो मैंने उनको कहा कि आप अभी जाए सामने स्टोर से ना मीठा सोडा ले। मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा जो चने गलाने के लिए होता है, ठीक है, खास तौर पे वो इत्तेफाक से निकल गया चने गलाने के लिए। मैंने कहा आप ना वो 2 चुटकी, यानी चम्मच चाय वाली, आधी चम्मच आप अभी पानी के साथ ले लें उसको। अच्छा हुआ ये, फिजा उसने ले लिया, फौरन से अमल किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोग बात को सुनते हैं, यकीन करते हैं, क्योंकि मैं रिसर्च के बाद बात करती हूँ। फिजा अभी मैं भी मार्केट में ही थी, आधे घंटे बाद उस बंदे को पता था कि आपा भी आई हूँ, वो मुझे फौरन से बताने के लिए आया है ढूंढ के कि आपा है किधर। आपा मुझे एक बड़ी अच्छी सी ना, एक आप ये कहें कि डकार आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेट में आराम आ गया। वाह, ये इंस्टेंट मुझे अभी तकरीबन ईद को गुजरे हुए कुछ दिन हुए, हाँ। रमजान के आखिरी अशरे की बात है ये, कि मैं भी थी उधर ही, उसने बाजार में आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढ के बताया कि आपा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ गया। तो ये सबके लिए बेज़रर चीज़ है। मेरी नानी अम्मा हमारे घर में हमेशा इमरजेंसी के तौर पे मीठा सोडा जो होता था ना, मीठा सोडा हमेशा रहता था। अच्छा। कभी पेट में दर्द हो जाए, खाए पिए का दर्द हो जाए, खासतौर पे बच्चे खा लेते हैं, आजकल के बच्चे तो खैर बहुत ही कुछ खाते हैं, हम तो नहीं खाते थे, छलियाँ वगैरह खा ली, कभी इस तरह की चीज़ें खा ली, से पेट में दर्द होगी, तो फ़ौरन से इंस्टेंट रिलीफ के लिए ना आप मीठा सोडा ऐसे ही दे के पानी पर से पिला दें, इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन से आराम मिलेगा। ये मैंने अभी का वाक़या आपको सुनाया, इसी रमज़ान का, कोई अब 15 से 17 दिन हुए होंगे गुजरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो रमज़ान शरीफ में चूल्हे पे हम लोग खड़े रहे, ज़्यादातर तो पकौड़े चीज़ें तलते थे, अब वो तेल की हीट होती है, स्किन ख़राब तो होती है, पोर्स भी फजूल के खुल जाते होते हैं किचन की हीट में खाने पकाने, और एक आइटम तो बनता नहीं है। इफ्तार में तो जितनी जो ख़ानदान की दावतें होती हैं, वो उस टाइम पे ही जितने हैं लोगों को बुला बुला के हम इफ्तारियाँ करा रहे होते हैं।
अब सारी जो औरतें उनकी स्किन के पोर्स भी ज्यादातर जो रीजंस है वो खुले हुए खुले होते हैं, बिल्कुल, हाँ। स्किन जो है ना खुरदरी भी हो रही है और मौसम भी आपको पता है वैसा चढ़ता आ गया कि गर्मी आ गया, बिल्कुल, हाँ जी। हम क्या ऐसी चीजें करें जिससे हम इस मौसम को भी सह जाएं और हमारे पोर्स भी खुले ना? देखिए, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए तो आप अर्के गुलाब में फिटकरी डाल के उसको फ्रिज में रखें। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये सबसे बड़ा टोनर है। अच्छा। आप जब भी फेस वॉश करें आप इसका स्प्रे करें। एक तो इससे ये है कि आपकी पसीने की स्मेल नहीं आती, इस्तेमाल ये इसलिए होता है, ठीक है। इसके 3 से 4 फायदे हैं। स्प्रे बोतल के अंदर भी डाल बोतल जो होती है ना अर्के गुलाब की 100 ml की जो मिलती है, उसके अंदर आप तकरीबन पिसी हुई फिटकड़ी मैं बताऊंगी अप्रोक्सीमेटली आप चाय वाला 1 चम्मच डाल दें, पाउडर फॉर्म में। हाँ, पाउडर फॉर्म में डाल दें या उसके हिसाब से कोई बट्टी डाल दें, वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा। नमक की तरह मेल्ट हो जाती है। नमक अच्छा। की सॉल्ट ही है ना, वो भी एक ये भी मेल्ट हो फिटकड़ी, हाँ, जाएगी, ये भी मेल्ट हो जाएगी। आप उसको पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ना, एंटी एजिंग साइन को खत्म करने के लिए आप, क्योंकि अब फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रख के आप 2 3 4 बार मुंह पे स्प्रे करें, पोर्स तो मिनिमाइज इससे होंगे। अच्छा। सेकंड इसका ये फायदा होगा कि अगर आप नहाते के साथ ही फौरन से अंडर आर्म में अगर आप इसको स्प्रे करेंगे, बॉडी स्प्रे हो गया ये तो। ये बॉडी स्प्रे जो होती है ना, ये तो फिर भी 4 से 6 घंटे बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। अलबत्ता अगर आप अर्के गुलाब के अंदर, खालिस अर्के गुलाब, उसके अंदर फिटकरी डाल के इस्तेमाल करें, मैं कहती हूँ पसीने की स्मेल अगर आप इसको मतवातर कर दें, दिन में 2 3 4 बार कर लें, इंशाल्लाह पसीने की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अर्के गुलाब आप सुबह उठते 1 घूंट पी लिया करें। 1 घूंट अर्के गुलाब अगर आप पी लेंगे, उससे ये होगा कि आपकी सांसों में भी खुशबू आएगी। और फिर ये होता है, जिस तरह लेट से इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी, मेथी खाते हैं आप लोग, जब मेथी खाते तो आपके पसीने में भी स्मेल आती है, ठीक है ना। ऐसे ही अर्के गुलाब जब आप पियेंगे ना, तो आपकी पसीने में अर्के गुलाब की आएगी। हमें आज पहली मर्तबा पता चला है मेथी खाने से पसीने में स्मेल आती है। हाँ हाँ, मेथी की स्मेल आती है, फिर इसका मतलब आपने खाई नहीं होगी मेथी। ये सबको पता है। अब मेथी आप खाएंगे ना, बाज लोग मेथी सिर्फ इसलिए नहीं खाते, मेथी के फायदों को नहीं देखते कि हमें पसीने में भी मेथी की स्मेल आती है, उसकी तेज होती है ना खुशबू। अच्छा। मेथी की जो खुशबू होती है वो तेज होती है। पहली मर्तबा चला है मुझे। अच्छा। तो पहली मर्तबा, लेकिन सैकड़ों लोगों को पता होगा इस बात का। लेकिन ये है कि इसी तरह आप सुबह उठते अगर अर्के गुलाब पे, एक तो उससे आपका मैदा सेट रहेगा, आपको गैस नहीं होगी, आपके मैदे के ऊपर जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। तीसरा, आपकी सांसों में भी उसी खुशबू आएगी, आपके पसीने में भी खुशबू आएगी। फिर आप अर्के गुलाब के अंदर फटकड़ी लगा के इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे फेस पे। अगर अंडर आर्म में करेंगे तो आपकी ये है कि एक तो कलर लाइट हो जाएगा, सबसे अच्छी बात, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पसीने में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अगली बात जो मैं करने लगी वो ये है कि अभी आपने ईद की बात की, ईद के बाद हम सुस्ती में आ जाते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई इवेंट है, कोई ईद है, कोई फंक्शन है, उसके लिए दिन रात एक किया होता है हमने, जैसे ही वो फंक्शन गुजरा सारी चीजें भूल जाते हैं कि पड़ी कहाँ है। कभी भी स्किन केयर एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी। आप हमेशा आहिस्ता आहिस्ता उसको रखें, अपनी रूटीन में रखें, ठीक है। एक टाइम पे आपने ज्यादा कर ली, लेकिन उसको रूटीन में रखें। अच्छा, ठीक है। ये आपने करना ये है कि अब मैं उस पे जो आपकी स्किन रिपेयर पे मैं बात करने लगी, वो उस स्किन रिपेयर पे करने लगी कि जो आपने चूल्हे पे तो काम किया पूरे रमजान, ठीक है। चांद रात को आप पहुंच गए हैं सैलून और वहां पे आपने तेज ब्लीच करवा ली है, ठीक हो गया। और क्रीमों का सहारा ले लेके रंग चिट्टा किया था, तेज ब्लीच करवा ली और वो स्किन जल गई आपकी। वो स्किन रिपेयर कैसे होगी? उसको स्किन को रिपेयर करें। देखिए, स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये इसके लिए परेशान ना हुआ करें। ये वो वाला ऑर्गन है कि जो रिपेयर भी हो जाता है, ठीक है। ये रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन हम जल्दी में इसको खराब कर लेते हैं कि नहीं, ये जरा सा सब्र नहीं है हमारे अंदर ना, इस कौम के अंदर सब्र नहीं है कि सब्र से काम लें कि जरा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे छाइयों के बड़े बड़े पैच बन गए थे, ठीक है। मैंने भी वो गोटे वाली क्रीमें लगाई हुई हैं। जब नई जब हम बड़े हो रहे थे ना 7वीं 8वीं में, तो उस वक्त वो क्रीमें आई थी, 4-6 क्रीमें नहीं मिक्स करके लगाते थे। मैंने भी वो बड़ी लगाई हैं, लेकिन उसके लगाने के भी मैनर्स थे। अगर आज भी आप लोग लगा रहे हैं, उसके भी मैनर्स हैं। अगर वो उसके साइड इफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली है, साइड इफेक्ट हैं, लेकिन साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ ये चलाया करें कि ये कैसे चलना है। अगर आपने उसके साइड इफेक्ट से बचना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह इस पे फिर एक अलग से मैं प्रोग्राम करूंगी, आज नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो जो मिक्स क्रीम्स है, मिक्स क्रीम है, लगाने के क्या तौर तरीके, और वो सस्ती क्रीमें हैं, मिक्स क्रीमें हैं। आप कोई ढाबे वाली क्रीम में लगा रही, कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं लगाने की। अगर SOPs का बताएंगी फिर आप उसमें? मैं, हाँ जी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक प्रोग्राम स्पेशल इस पे करूंगी। चलिए फिर आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताएंगे तो ठीक है। आज हम बात करें उसकी जो, अभी ब्रेक ले लेते, फिर जिस पे बात करें ब्रेक के बाद फिर डिटेल में करते हैं। आ जाए।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और अभी नईमा जी हमें बताने लगी है स्किन के लिए कोई ज़बरदस्त रेमेडी। क्या बता रही है? आज हम पहले तो ना स्किन के लिए ये देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्प्रे बनाना सिखा दूं गर्मियों से बचने के लिए। ये है पिसी हुई फिटकड़ी मेरे पास। मैंने तवे के ऊपर ना, ये वाला कैमरा, तवे के ऊपर ना मैंने फिटकड़ी को खिल कर लिया है। आप लोग भी यही किया करें, वरना क्या होता है कि हर किसी को ना फिटकड़ी सूट नहीं करती। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको इरिटेशन हो सकती है। अच्छा। तो ये सेफ होती है। आपने क्या करना है, फिटकड़ी को तवे के ऊपर गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद देखिए ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा। फिर वो इतना बड़ा सा एक वो बन जाएगा पहाड़ सा। बस आपने उसको क्या करना है, पीस लेना है। अच्छा, ठीक हो गया। क्या हुआ? वो आपके पहाड़ के हिसाब से मैं हंस रही थी कि फिटकड़ी पहाड़ बन जाती है। हाँ, इसमें फिटकड़ी, कोई शक नहीं हाँ, है। इसमें कोई शक नहीं। ये देखिए, ये डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, फटाफट काम किया करें। ये लें, ये देखिए, ये सेफ है बिल्कुल आपके लगाने के लिए। अब आपने क्या करना है, इसको जब भी आप नहाएं इसमें फ्रिज में रखें। फ्रिज में तो रखने के बाद आप इसको फेस के ऊपर किया, अगर अभी किया तो मेरा मेकअप ही उतर जाएगा। अदरवाइज ये है कि आप इसको अंडर आर्म में 2 से 3 बार करेंगे, इंशाल्लाह पसीने की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगली चीज हम करने लगे, ये देखिए, ये है एलोवेरा जेल। ठीक है, ये हल हो गया इसके अंदर? हाँ, हल हो पाउडर गया। वाला हल हो जाता है? हाँ, फौरन से। ये जब हमने लगाना है बार बार शेक करना पड़ेगा? शेक, हाँ, इसको हल्का सा कर लेना। हल्का सा, लेकिन वैसे ये मेल्ट हो गया बिल्कुल। ये शेक हो गया, कर लेंगे तो अच्छी बात है। ओके। अच्छा, ये देखिए, ये है एलोवेरा जेल। ठीक है फिजा, एलोवेरा जेल, और साथ में इतना ही हमने इसके अंदर डालना है दूध। रॉ मिल्क है, ये पक्का हुआ ठंडा दूध है। ठीक हो गया ना? ये हमने इसके अंदर डाल दिया है दूध। ठीक है, दूध के साथ ये वो वाली आपकी स्किन रिपेयर होगी कि जिसको आप कहेंगे ना कि आपने मसाज कर करके क्रीम में लगा लगा के फिर तेज ब्लीच लगा के छील लिया है दूध को, ठीक है, इसको फेस को। तो ये वो वाली आपके लिए मैं एक सीरम बनाने लगी हूँ। इसके अंदर जस्ट 1 पिंच आपने डालनी है हल्दी। ये है अम्बा हल्दी। अच्छा, कस्तूरी अम्बा जिसको बोलते हल्दी। हैं, ठीक है ना? अच्छा, ठीक ये हल्दी डाल दी है आपने। हल्दी डालने के बाद फिजा इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ आपने आलमंड ऑयल के डालने हैं। बस ये बना के आप फ्रिज में रखें। ये खोल दें कंटेनर। ठीक है, ये बना के आप इसको फ्रिज में रखें। इस तरीके से हम इसको मेल्ट करेंगे। अच्छा, ये मिल्क आपका क्लिंजर बन गया, लेकिन ये वो वाला क्लिंजर नहीं जिसको आपने क्लींस करना है, आपने उतारना है फेस के ऊपर से। उतारना नहीं है, बस इसको स्किन के ऊपर आप 2, 3, 4 बार लगाएं फ्रिज में रखने के बाद। अच्छा। ठंडा होने के बाद आप इसको ना अच्छे तरीके से, ये इतना आसान है, सिर्फ आपने किचन से अपने घर से ही चीजें ढूंढा करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशबा नेमतें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए। इन्हीं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्किन रिपेयर की है। मैं आप लोगों को बार बार बताती, पुरानी तस्वीर मिली तो मुझे शर्म आती दिखाते, इतनी छाइयां थी मुझे। हैं? हाँ। छाइयां खत्म? छाइयां खत्म, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कर ली है छाइयां खत्म। इन्हीं चीजों से की है, इन्हीं चीजों से की है। अब तो आप लोगों के सामने है। छाइयां वैसे वाकई महंगी क्रीम से नहीं जाती, नहीं रेमेडी जाती, से चली रेमेडी से ये चली बात जाती आपको है। वाकई बताने वाली ये बात देखिए, है। ये इसके अंदर हम डालेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये आपका एक मिल्क बन गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है, अगर आप इसको ब्लेंडर पे कर लेंगे ना तो ये आप बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से लाइट येलो सा है। अभी इसको मैं आप लोगों को और डाल के दिखाती हूँ। ये इतना आसान है फिजा, आपने अपने हाथों पे भी लगाना है, अपने फेस पे भी लगाना है। इसमें गया क्या है, सिर्फ दूध और एलोवेरा। सिर्फ दूध और एलोवेरा, और एक छोटी सी चुटकी मैंने डाली है इसके अंदर हल्दी की। आप इसका टेक्सचर चेक करना भी। ये देखिए, अपना हाथ करके देख लें बेशक, देखें इतना अच्छा सा। ये देखिए, ये स्किन के अंदर कंप्लीट पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है ना? आपकी स्किन देखिए, इसका जो ऑयल है ना, मैंने 2 ड्रॉप्स जस्ट इसके अंदर आलमंड ऑयल डाला है, वो भी आपको इरिटेट नहीं करेगा, वो सारा स्किन के अंदर चला जाएगा। बशर्त ये कि आपने दिन में 8 से 10 बार लगाना है। आपने इसको तकरीबन 2 दिन के अंदर खत्म कर दें, लगाते रहें। ये थोड़े से इसके अंदर लम्स रह गए, आपने क्या करना, ब्लेंडर में डालना है एलोवेरा जेल भी, और साथ में दूध भी, और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको सही ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद कुछ को क्यूब्स बना के रख लें आप अपने स्किन के ऊपर ना, क्यूब्स के जो आइस क्यूब होते हैं वो, उसका आप मसाज करें। और कुछ ये है कि इतना सारा, ये तकरीबन 30 ml है, 30 ml आपने 2 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देना है। ड्राई स्किन को भी बेहतर करेगा, तो आपने आलमंड ऑयल डाल दिया। हाँ, आलमंड ऑयल डाल दिया। एक्चुअली ये वो है जो स्किन को रिपेयर करेगा। ठीक है, ये स्किन को रिपेयर करता है। अगली चीज की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये आपका एलोवेरा प्लस मिल्क क्लींजर बन गया है, और इतना बेहतरीन है। देखिए, गोल्डन क्लींजर बन गया आपका। हल्की से मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज जो आई है अब है, ये ऑल टाइप स्किन है।
ठीक है, ये वो स्किन है जो आपने रिपेयर करनी है। ठीक है, आपकी छाइयां आप कह रही है कि इससे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। देखिए छाइयां फिजा ये है कि मैं कुछ थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि स्टीरॉइड्स होते हैं जो हम लगाते हैं। स्टीरॉइड्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपने लगा के सनलाइट में नहीं जाना, जो आपने हीट के सामने नहीं जाना। वो लोग जो स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं कि जिस तरह के हमारा बचपन था, हमें नहीं पता था कि हमें सनलाइट में नहीं जाना, हम समझते थे शायद ये ज्यादा लगा के रखेंगे तो ज्यादा गोरे हो जाएंगे। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। उन क्रीमों को लगाने का भी कोई टाइम होता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर जरूर हम आपको बताएंगे। बहरहाल अगर छाइयां होगी, छाइयां होती किसी ड्राइनेस हो जाती है, हम अपनी स्किन को बिल्कुल खत्म कर लेते, लेयर खत्म कर लेते, अपर लेयर खत्म कर लेते, खुश्की से होती है, ठीक है, ड्राइनेस से होती है। ड्राइनेस से एंटी एजिंग जो साइन होते हैं वो आते हैं, फिर आपकी स्किन की जो लेयर खत्म हो जाती है, फिर वहां से छाइयां, रेडनेस आती, रेडनेस के बाद फिर आपका वो जो ब्लैक वाला पैच है वो अपीयर होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये स्किन को रिपेयर करेगा। उसको जो कि आपने ब्लीच लगा के लाल कर लिया, लाल से फिर काली होगी, तो लाल के ऊपर ये लगाना शुरू कर दें। झाइयों के लिए कुछ खाने से भी फर्क होता है? वो तो बहुत कुछ है, वो तो बहुत कुछ है। अगर इसके मैं बता देती हूँ आपने क्या करना है। उन्नाब के 7 दाने लेने हैं, ठीक है, उन्नाब, ठीक है, और उन्नाब को खोल के चेक कीजिएगा। आजकल बहुत ज्यादा मेरे देखने में है उन्नाब के अंदर भी कीड़ा होता है, ठीक है, हाँ हाँ, वो ये है, इसलिए मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि नए पुराने सारे उन्नाब इकट्ठे किए होते हैं और मिक्स करके बेच रहे होते हैं। कभी भी यकीन नहीं करना पंसार भाइयों पे, हमेशा अपनी आंखों के सामने देख के लें चीज। अच्छा। आपने 7 उन्नाब के दाने लेने हैं, आधा चम्मच आपने सौंफ लेनी है, और मुंडी बूटी 5 दाने, मुंडी बूटी 5 दाने, उन्नाब 7 दाने, और आपने आधा चम्मच सौंफ लेके रात को 1 गिलास पानी में सोख करके रखते हैं। सुबह उसको मिक्स करके आपने वो पानी स्ट्रेन करके पानी पी लेना है, और सारा दिन ये गोल्डन क्लींजर लगाना है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको छाइयां हैं तो खत्म हो जाएंगी 50%, 100% नहीं, लंबा जितना अरसा उसको आने में लगा, तो ये ना सोचें कि झटाझट ये फटाफट चली जाएंगी, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं मैंने होगा। देखा है कि जो झाइयां है ना, अगर एक बार ख्याल छोड़ दो तो फिर वापस भी आ जाती है। वापस इनका ख्याल बहुत इनका ख्याल रखना पड़ता है, इनका ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी आपको केयर करनी पड़ती है। और एक मुफ्त का इलाज बताऊं, आपने 1 गिलास पानी लेना, उसके अंदर 1 चम्मच आपने दूध डालना है, और दिन में 4, 5, 6 दफा ये पिए। ये अंदर से पता होता है क्या, लीवर को डिटॉक्स करता है ये पानी, ठीक है, आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आपके टॉक्सिन्स हैं उनको खारिज कर देता है, कि जिसकी वजह से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, और आपकी जो छाइयां हैं या मुलाजमा है या और भी कोई डार्क वाइट पिगमेंट आती है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल लाइट हो जाता है कलर। तो ये छोटी छोटी एहतियात है। बहरहाल आप उन्नाब वाला नुस्खा और ये गोल्डन क्लींजर करें 1 महीना लगातार, इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह आप लोगों के आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल होगा। लेकिन ये बिल्कुल दावा कोई भी करे, दावा, मैं इस दावे को सही समझती नहीं कि रातों रात नहीं, रातों रात कुछ नहीं होता। रातों रात ये होता है कि अगर आपका मुंह मैला हुआ है ना, आपने 2-3 बार क्लींजिंग की तो वो चिट्टा हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हाँ, अगली चीज की तरफ आते हैं। अच्छा, एक तो इतनी मेहनत करके यहाँ पे मुझको गुस्सा इस बात पे आता है, मैं आगे चीजें बता के जाती हूँ, ये इस्तेमाल तो करे। देखने से नहीं होगा, ये फिर मैं सही कह रही हूँ, आपने सही बात याद करवा दी है। देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। मैंने किया है, मैंने बहुत किया है, मैंने करने से सीखा है। अगर आप लोग नहीं करेंगे ना, मैं सारे नुस्खे रुकवा दूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे पूछने के लिए बुलाऊंगी उनको कि बताओ भाई कितने दिन की है। ये इनकी तारीफ है कि ऑडियंस अच्छा फीडबैक देती करते हैं, और लेकिन ये भी आपने करना है। चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अगला नुस्खा दिखाती हूँ मैं। हम बात कर रहे थे, लोग रुक रुक के पूछ रहे होते हैं वो जो नुस्खा किया था, नहीं मुझे नहीं वो किया मैंने, भाई मुझे याद कोई नहीं, मुझे ये याद नहीं उसमें मैंने क्या पहना था, उनको खुद बताया हुआ याद नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, जिस वक्त आपने देखा था वो मुझसे पूछते तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं ये कहती हूँ मॉर्निंग विद फिजा देख लो। आप उनको छोड़ो जो बाहर वाले होते हैं, आपके शो से इधर से निकलती है, इधर से शुरू हो जाते हैं। आप आपने क्या बताया था भाई, अपना शो देख लो। हाँ, ये क्या चक्कर है, मतलब इतना न थकाया करे, इंसान की कदर करे। मैं बार बार कह रही हूँ। नहीं, मैं कहती हूँ अपना शो देख लो। हाँ चले, व्यूज भी मिलेंगे। चलो जी। यार क्या चीज है। हाँ तो सही है ना, व्यूज भी मिलते हैं तो और क्या। मैं गलत कह रही हूँ, कोई सही नहीं कह रही हूँ। तो मुझे अच्छा जी, हाँ तो सही है। अच्छा, डिटेल में बंदा करके भी दिखा रहा है ना, इधर तो ज्यादा बेहतर है मुंह जबानी बताने से। मुंह जबानी बताने से। अच्छा, ये क्या करिए केले के साथ? ये अब मैं केले का ना वो वाला मास्क बनाने लगी हूँ फिजा, कि जो आपने अपनी जो स्किन है ना आपकी जो रेड होगी, एक के लिए तो मैंने बताया आपको गोल्डन मिल्क, ठीक है, रिपेयर करने के लिए। ये मैंने बताया है पसीने की बूंद और दूर करने के लिए, और पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक हो गया। अब मैं बताने लगी हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक पीने का बताया है, एक बताया है आपको ये एलोवेरा मिल्क,
ये आपका क्लिनजर है, ये आपने 3 दिन में खत्म कर देना है। अब एक मास्क बताने लगी हूँ, आपने फार्मूला क्रीम में लगा लगा के स्किन बर्बाद कर ली। मैं बात करी फार्मूला क्रीमों की, ठीक है, फार्मूला क्रीम में लगा लगा के स्किन बर्बाद कर ली है। अब आप यकीनन यही कहेंगे कि आपा ने यही किया होगा। जी मैंने यही किया है, मैंने बहुत किया ये वाला, मैंने बहुत सारे नुस्खे किए, एक नहीं किए, वो सारे नुस्खे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, ठीक है। ये देखें, टिश्यू दीजिएगा, ठीक हो गया। ये फिजा देखें, ये केला मैंने क्या किया, मैश कर लिया, इसके अंदर मैंने डाली है इतनी सी ये फिटकड़ी, ठीक हो गया, ये डाल ली है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन है। ड्राई स्किन वाली फिटकड़ी ना डालना, ठीक है, बेशक ना डालना, हनी डाल लेना, ठीक है, लेकिन मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। ये है जौ का आटा, आपकी कॉम्बिनेशन इसका? मेरी कॉम्बिनेशन है। कभी ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन से परेशान हो जाए, कभी कभी ड्राई होती है, कभी वो ऑयली होती है, इसका कुछ हिस्सा ऑयली होता है, कुछ हिस्सा ड्राई होता है, ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ कि जो दोनों पे सूट करे। जौ का जो आटा होता है वो दोनों स्किन के लिए, तीनों स्किन टाइप के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपने किस चीज़ से उसको मिक्स करना है वो चीज़ मैटर करती है कि आपने किस चीज़ से मिक्स करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको जो फैट, फुल फैट मिल्क होता है उसके साथ या दही के साथ इस्तेमाल करें जौ का आटा। अगर आपकी है ड्राई स्किन है तो सॉरी आप इसके साथ करें, अगर आपकी ऑयली स्किन तो आप सिंपल अरके गुलाब के साथ करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सीबम जो है वो आपका कंट्रोल हो जाए। ये देखिए ये हो गया। अच्छा अब आपने करना क्या है, अंडा है ये, ठीक है, ये अंडा क्योंकि मुझे अब पूरा नहीं चाहिए था, इधर किसने मास्क लगाना है, मैं ही लगाऊंगी घर जाके, ठीक है। ये अंडा जो है पूरा अंडा चाहिए होता है, मैं पूरा अंडा इतना बड़ा बाउल बना के रख लेती हूँ, अच्छा। ठीक है, इतना बड़ा बाउल बना के रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, इधर ही लगा लेंगे हम इसको। इसमें नहीं हम इसी में बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं ना, ठीक हो गया। ये पूरा अंडा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। प्रोटीन भी चाहिए हमारी स्किन को, स्किन टाइट भी करनी है हमने, तो हमने सफ़ेदी और जर्दी दोनों डालनी है, ठीक हो गया। फिटकरी भी डाली है, फिटकरी भी डाली है, ठीक है ना, एंटी एजिंग का भी होएगा। ये ज़्यादा हो जाना था इसलिए जौ का आटा भी है इसमें, जौ का आटा भी है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने केला डाला है। ये वो वाला प्रोटीन मास्क है फिजा जो एकदम से आपकी स्किन जो है ना आपको दुआएं देगी, वाह, इतनी अच्छी स्किन आपकी हो जाएगी। ये इस तरीके से आपने, आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डालें, सारी चीज़ों को आसानी किया करें, ठीक है ना, मुश्किल में ना डाला करें, ना मैं मुश्किल में आप लोगों को डालती हूँ। ये देखें ये आपने कर दिया मिक्स करने के बाद चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर आपकी स्किन को एक तो सॉफ्ट करती है, एक आपकी जो पिगमेंट है उसको लाइट करती है, ठीक है। जिस तरह शुगर केन होता है ना, मैंने गुड़ का मास्क कितनी दफ़ा बताया, तो ये गुड़ या शक्कर आप कोई भी चीज़ ले लें इसके अंदर से, ये आपने ले ली है, ठीक हो गया। इतना डालना, हाँ इतना डालना, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया है ना, 1 चम्मच मैंने ये वाली 1 चम्मच भर के डाली है। इसमें 2 चेहरे बनेंगे, 2-3 चेहरे बन गए हैं, ठीक है ना, 2-3 चेहरे बन गए हैं। अच्छा जिनको इसकी बू से मसला है कि अंडे की स्मेल आएगी, आप मुझे ये बताएं, मैंने पूरा अंडा फेंटा, स्मेल आई है? नहीं आ रही ना। ये जो गुड़ होता है ना, या ये शक्कर जो होती है, या ये लेमन जो होता है, ये इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब आपने ये मास्क थिक लगाना है, लाइट नहीं लगाना, थिक लगाना है, सही थिक लगा के, और आप आराम से लेट जाएं। ये देखें ये मास्क बन गया। अगर चाहें तो आप पहले ये मास्क लगाएं, फिर शीट मास्क लगाएं इसके ऊपर, फिर लगा लें, रिपेयर कर लें इसको अच्छे तरीके से होता रहेगा, ज़्यादा टाइम निकालेगा। तकरीबन 40 मिनट लगाएं, 40 मिनट के बाद आप इसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद मैं थोड़ा सा हाथ के ऊपर ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगी, रिंग उतार दूँ। मैं जब तक ये प्रैक्टिकल करके ना दिखा दूँ फिर मुझे यूँ लगता है कि काम आधा हुआ है, मेरी आदत है, ठीक है। ये देखिए ये अंगूठी निकालो, लग रही निकल जाए जी, निकल गई। इसके बाद एक केयर आप लोगों ने करनी है, ऐसी स्किन रिपेयर होगी, ये मैंने बताया फार्मूला क्रीम वालों के लिए, ठीक है। ये मैंने बताया है ब्लीच जिन्होंने करा के स्किन उड़ाई है, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी उड़ाना, ठीक हो गया। ये है परमानेंट जिन्होंने उड़ा ली है, ये उनके लिए, ठीक है ना, जिन्होंने परमानेंट उड़ा ली है। हफ्ते में एटलीस्ट स्टार्ट में आप डेली करें, और फिर हफ्ते में 4 दिन, आधे घंटे के लिए, ठीक है। अब सुन लें अच्छे तरीके से, फिर कहते हैं कि आप बात पूरी नहीं होती। ये देखिए ये अब आपने किस तरीके से लगाना है, ये देखें, ये अब आपने अब मैंने सिर्फ लगा के दिखाने की वजह ये थी कि किस तरीके से इसकी अच्छे तरीके से देखिए बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। ये यूं, ये देखिए ये स्किन रिपेयर जो फार्मूला क्रीम में लगा के आपने स्किन कर ली खराब, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना है परेशान। नहीं मापा है यहाँ मौजूद सारे सोल्यूशन बताने के लिए, ठीक हो गया। ये अब आपने लगा के इसके ऊपर एक शीट मास्क लगा लें, फिर इसके ऊपर ये लगा के तकरीबन
मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 40 से 45 मिनट आपने लगा के रखना। अच्छा। सीधा लेट जाएं, सीधा लेटने के बाद भाई ये जो चीजें ये काम तो करे ना अपना, हाँ, ठीक है, जौ कोई भी फेस है, वॉश तो नहीं है ना। चीजें, हाँ, इसके अंदर हाँ। अंडा भी है, जौ भी है, इसके अंदर हमने वो शक्कर भी डाली है, केला भी डाला है, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। केला वैसे भी आपकी पिगमेंट को लाइट करता है, सारी चीजें आपकी पिगमेंट को लाइट करेंगी। फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना सिंपल पानी के साथ, नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है उसके साथ वॉश करने के बाद आप कोई भी, मैं तो लगाती थी दूध, सिंपल कच्चा दूध लेके ना थोड़ा सा वो लगा के मसाज कर लेती थी। लेकिन अब कभी कभार मैं आलमंड ऑयल भी लगाती हूँ, ठीक है, आलमंड ऑयल भी लगाती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये रिमूव कर देना, रिमूव करने के बाद सिंपल पानी से वॉश करें, आलमंड ऑयल से अच्छे तरीके से मसाज करें। जहां से स्किन आपको ज्यादा डैमेज लग रही वहां थोड़ा सा अच्छी तरीके से और मसाज करें, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन वहां पे अच्छी हो और आपकी स्किन रिपेयर हो सके, आपकी स्किन पे ग्लो आ सके, आपकी स्किन पे शाइन आ सके। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त नुस्खा है, इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को बेहतर बनाएं। और ब्रेक के feedback बाद दें। वापस आ रहे हैं, इधर ही हम आ जाए। इधर ही है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, कितने अच्छे अच्छे नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर, कितनी चीज़ें आपके लिए तैयार की जाती हैं। अच्छा, ये जो आपके पास कोई जैसे पूछता है आपसे अपनी कोई स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, तब आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करती हैं, तब आप कोई नई चीज़ बनाती हैं। वो कहते हैं ना, जो कोई चीज़ ईजाद भी करना, तो आपने काफ़ी चीज़ों को नई तरीके से अपनी बनाई भी हैं, तो उस पर कितना टाइम लगता है आपको, नए नुस्खे, नई चीज़ें तैयार नए नुस्खे, नई चीज़ें जो मैंने बनाई ना फिजा, जिस तरह अब आपके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल गया कि मुझे फ़लाँ प्रॉब्लम है या मैं फ़लाँ चीज़ मैंने यूज़ की थी, मुझे ये इसका फ़ायदा हुआ है, आप कह के भूल गई हैं, मेरी डायरी में मौजूद है वो, मैं उसके ऊपर फिर रिसर्च करती हूँ। अब ये है कि इतना अरसा हो गया मुझे टीवी देखे, ड्रामे, फिल्म, कोई भी चीज़ नहीं है, इवन के टीवी भी नहीं मेरे घर में, क्योंकि मैं नहीं देखती, बच्चों का बच्चे वही करते जो माँ करती है। तो अब ये है कि जब कोई एक बंदा कोई बात करता है, मेरे दिमाग में, मेरी डायरी में वो मौजूद है, वो कह के भूल जाता है। आप कोई किताब क्यों नहीं लिख लेती? इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको पता है ना, जुबैदा जी की किताब थी, इंशाल्लाह बहुत किताबें जल्द, थी। आप भी एक छोटी सी किताब लिखें, अपने जो फैंस हैं, लोग हैं, इंशाल्लाह यू कैन टेल कि आप मेरी किताब खरीद लो। हाँ जी, इंशाल्लाह आप लोगों के दुआओं से किताब कौन सी इतनी महंगी होती है, आपको भी पता है। बिल्कुल 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 ठीक है, मगर ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो आपको जानते हैं, वो फिर उस किताब के जरिए जो आपके नुस्खे उसको पढ़ लिया करेंगे, जो आपके बनाए हुए नुस्खे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अपने जाती बनाए अपनी भी हुए, क्योंकि रिसर्च होती है ना, अपनी चीजें जो आपने बनाए वो आपके नुस्खे हैं, मेरे अपने नुस्खे हैं। और ये है कि मेरी ना एक आदत है, एक चीज सीधी सीधी आपने मुझे बता दी, लेकिन मैं उसको मॉडिफाई जरूर करती हूँ कि नहीं, अगर इसमें मैंने ये चीज डालनी है, लेट से मैंने क्रीम बनाई है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक क्रीम आपके शो में बनाई है, 2-3-4 बार बनाई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बनाई, मैंने अपने पे बनाई, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, किन चीज़ों से, 2 चीज़ों से। अगर आपने अपना कलर इमरजेंसी में ब्राइट करना है ना, तो आप 2 चम्मच ड्राई मिल्क लें और उसके अंदर 1 चम्मच आपने चीनी लेनी है, या अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप दोनों चीज़ें बराबर ले सकते हैं। लेके आपने क्या करना, उसके ऊपर सिर्फ 3-4 ड्रॉप पानी के डालने हैं और उसको मिक्स करना शुरू कर देना है। उसको इतना मिक्स करें कि वो एक स्लाइमी सी आपकी क्रीम बन के तैयार हो जाएगी। आप उसको फ्रिज में रखिए, बिल्कुल क्रीम की शक्ल में होगी वो। आपने सिर्फ 1 घंटा फेस पे लगानी है, फेस पे लगा के वो आपका फेस ना हल्का हल्का सा टाइट हो जाएगा। फिर आपने फिंगर, ये अपने जो है टिप जो है हमारे, जिनको कहते हैं उंगलियां, थोड़ी सी गीली करके वेट करके आपने मसाज करना है, ठंडे पानी से वॉश करें, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। अभी फिर उसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान डाल के बनाया, मैंने कहा ज़ाफ़रान का लुक कैसा आता है। फिर उसके अंदर मैंने अंबा हल्दी डाल के बनाया, अलसी का पाउडर डाल के बनाया। मतलब मैं अपना दिमाग इन चीज़ों में चलाती रहती हूँ, रिसर्च की डेप्थ में जाना। फिर चाहे आपका शुगर है, चाहे आपका फिर ब्लड प्रेशर है, चाहे आपका यूरिक एसिड है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है, खुदा ना खासा ओवर डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है, उस पर भी मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, अब आपने ना, जब मेरे पास नेक्स्ट प्रोग्राम में आने ना, तो लिप के बाम्स होते हैं ना बच्चियों के लिए, क्योंकि छोटी बच्चियां होती हैं, आपको पता है, वो जो चैपस्टिक महंगी बाजारों से खरीदना, फिर ग्लॉस खरीदना, उन चीज़ों में पड़ गई हैं। वो केमिकल वाले भी होते हैं। ऐसे ही वो जो लिप बाम्स होते हैं ना, जो बच्चियां इजीली इस्तेमाल कर सकें, छोटी बच्चियां, कॉलेज जाने वाली, यूनिवर्सिटी, फिर ऐसे जो हम लोग भी कोई मेकअप करते हैं, हम अपनी लिपस्टिक्स के ऊपर लिप बाम लगा सकते हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट का भी काम करें, और वो ग्लो भी लगती है, ग्लो भी रखती है। और दूसरा ये कि जिस तरह हम लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे लिप ब्लैक भी ना हो, लिप कलर जो लगाते हैं रात को भी लगा के सो जाए, रात को भी लगा के सो जाए। वैसे मैं नॉर्मली बता देती हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके शो में आई तो मैं कोई 10, 12, 13, 15 फ्लेवर बना के लाऊंगी। फटे होंठों का इलाज, होंठों को रिपेयर करने के लिए। और खास तौर पे मुझे जिस बात से ज्यादा होती है कि लिप का कलर खराब हो गया है, लिपस्टिक लगा के ना लिप का कलर खराब हो गया। आप यकीन करें, मैं मेकअप नहीं करती थी,
मैं अब आप लोगों को जैसी नजर आ रही हूँ, मुझे जो ऑफ द कैमरा देखते हैं वो कहते हैं कि आपकी स्किन ऑफ द कैमरा ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं लोगों को बताती मैं और भी ज्यादा प्यारी हो गई थी जब मैं मेकअप नहीं करती थी। अब मेकअप करके मेरी भी स्किन को थोड़ा सा, अब जाहिर सी बात है, डल हो गई है, करना पड़ता है, तो मेरी स्किन खराब होगी। तो मैं ये फॉर्मूले और ज्यादा करती हूँ, ये स्किन केयर में और ज्यादा करती हूँ। लेकिन लिप केयर मैंने जरा सी कम की, लिप का कलर खराब हो गया, मैंने उसके लिए लिप बाम बनाए हैं। ठीक है ना। और आपने वो लिप के स्क्रब्स भी बताने हैं इंशाल्लाह, सारा सब कुछ मैं अपनी सारी एक्सफोलिएट भी तो करने हैं ना, एक्सफोलिएट करना, ये दोनों चीजें। मगर क्या एक्सफोलिएशन बच्चों के लिए भी होती है लिप की या नहीं? नहीं होती है बच्चों के लिए, कर सकते हैं, मतलब 12, 15, 16 साल की बच्चियां? नहीं, उससे छोटे भी कर सकते हैं, 8-10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, 8-10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सफोलिएशन जो होती है ना उन बच्चों की, वो अंदर से करनी होती है। वाह, अंदर से करनी होती है। तो नेक्स्ट शो आपने सुन लिया कि हमारा शो सिर्फ होंठों के ऊपर है, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ठीक है, तो वो उन होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए, पंखड़ियों जैसे होंठ कहते हैं ना, इंशाल्लाह वो बनाने के लिए, गुलाब जैसे होंठ, वो आप कैसे बना सकती हैं अपने घर पे, हम आपको बताओ। मर्द औरत दोनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, सिगरेट पीने वालों के लिए। अच्छा, जिनके बड़ा जबरदस्त शो है, बहुत जबरदस्त, कंफर्म, बैठे बैठे बनाया भी है ना। ये अभी तक किया, ये अभी तक आपने किया भी नहीं है? अभी तक नहीं किया, मेरे बैठे बैठे आमद होती है, इसलिए कहते हैं पूरा प्रोग्राम देखा करें। थैंक यू सो मच नईमा जी, बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। मुझसे बहुत नाराज़ है मेरे एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान, और मुझे नाराज़गी है ना मेरी इनके साथ चलती रहती है। भाई बहन का रिश्ता भी है हमारा, क्योंकि मेरे मेहमान जो होते हैं वो मेरे, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं हम लोग। सीरियसली मैं वैसी एंकर नहीं हूँ जैसे लोग बड़ा शोर शा करके एंकरिंग करते हैं, मैं तो बस रिश्ता निभाती हूँ। यहाँ मेरे जितने लोग आते हैं, जितने मेहमान आते हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता और ताल्लुक़ बहुत है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ फैमिली, घर के फ़र्द की तरह, क्योंकि मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और बात हो जब खुशी की, तो फिर मोस्टली नाज़रीन ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी हाल में खुश नहीं रहते, जितना मर्ज़ी उनको मिल जाए तब भी यही कहेंगे खुश नहीं है, अजीब सी तबीयत है, खुशी नहीं है। देखा होगा आपने लटके हुए मुँह, कोई शुक्र नहीं, सब्र भी नहीं। अब जो मौजूद है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हम, आगे जो चाहते हैं या जो भी चीज़ सोची हुई है उसके पीछे पागल हो गए, ये मिल जाए, ये हासिल हो जाए। अब जो कुछ मिला हुआ है उससे हासिल जो चीज़ें हैं उससे खुशियाँ क्यों नहीं हासिल कर रहे? जिस हासिल से खुशी मिल सकती है उसको क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? जो हासिल नहीं है उस पर खुशियाँ वार के बैठ गए। इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू लुकिंग ग्रेट अली भाई। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अली भाई, क्या मसला होता है ऐसा जो हासिल है उस पर सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे और उस पल को एंजॉय नहीं कर रहे? फॉर एग्जांपल छोटी सी बात, अब हम किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, अब इतना ज़बरदस्त गरम गरम खाना शुरू शुरू करके आवाज़ें आ रही हैं, आपको वेटर रख के गया है, आपका देख के फ़ौरन दिल भी कर रहा है कि आपने फ़ौरन खाना खाना है, अपनी प्लेट में निकाल, मगर नहीं, उस टाइम पे आप लेके ना वीडियो रील चक्कर में वो जो पूरा एक मोमेंट है, चाम है उसका, सब वाड़ दिया आपने। फैमिली सब बैठी हुई है, आपका कोई दिल नहीं कर रहा, सारा बर्बाद चला गया टाइम। आपको बस ये हैशटैग अपलोडिंग, इधर अपलोड, शेयर, स्टोरी, इसमें लगे हुए आप, तो ये मोमेंट एंजॉय तो नहीं कर रहे आप। जी देखें, बात जहाँ तक खुशी की बात है तो मोमेंट एंजॉय करना एक अलग बात है, खुशी जो है वो एक दूसरी चीज़ है। कुछ लोगों को अगर अपना मोमेंट एंजॉय ना करके सेल्फीज लेके अपलोड करके खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली वो खुश हैं। मतलब हम ये नहीं कह खुशी सकते, तो नहीं है, वो तो ये कि व्यूज मिलेंगे, कोई क्या लिख रहा है उस पर खुशी है, ऑब्वियसली ठीक है। अगर किसी शख्स की ये खुशी है तो भाई उसकी ये खुशी है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जिस चीज़ में मैं खुश हूँ या जिसको मैं या ज़्यादातर लोग खुशी समझते हैं, किसी ख़ास शख्स को भी उसमें ही खुशी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करके खुश रहता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। मैं तो खुद लोगों को कहता हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, उसमें खुशी इंजॉय करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की खुशी इसमें है कि ना सिर्फ के प्रेजेंट मोमेंट बल्कि फ़लाँ चीज़ में मेरी खुशी है, तो ये चीज़ समझिए कि खुशी एक इंटरनल फीलिंग्स होती है, सबकी खुशी एक जैसी नहीं होती। कोई शख्स किसी हाल में खुश होता है, कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे हाल में खुश होता है। अब खुशी जो है ये कैफियत का नाम होता है
कि जिसमें एक हद तक सेटिस्फेक्शन होती है, वेलबींग होती है, इंसान अच्छा महसूस कर रहा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं कि हाल में रहना है, रेस्टोरेंट में एंजॉय करना है या सेल्फी लेनी है, ये चीज़ें होती हैं सतही। असल चीज़ ये है कि खुशी जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सारी दुनिया में हर इंसान जो है वो खुशी का मुतलाशी है। हम जो कुछ भी करते हैं, कोई इंसान कुछ भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुशी का मुतलाशी है। हाँ, अब ये और बात है कि वो करके उनको खुशी मिलती है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपनी खुशियों पे खुद पानी फेरने के माहिर होते हैं, उस पर भी बात करते मगर हैं। अली भाई, खुशी जिसके पीछे हम भाग रहे हैं या उसको तलाश करें, बेसिकली तो वो आपके अंदर है ना, तलाश कर क्यों रहे हैं? देखिए, Why? बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, एक हद तक तो आपकी बात ठीक है कि खुशी मेरे हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बात यह है ना कि वो बाहर की चीज़ों से इफ़ेक्ट करती है। मसलन एक शख्स है, वो कहता है जी कि मेरे पास इस हद तक पैसे हों तो फिर मैं खुश होऊंगा, अब इससे कम में मैं खुश नहीं हूँ, फ़र्ज़ कर लें, या मेरी लाइफ में ये चीज़ हो तो मैं खुश होऊंगा। अब अगर हम उसको ये समझाना शुरू कर दें और नहीं नहीं कुछ नहीं, ये पैसे वैसे कुछ नहीं होते, खुशी आपके अंदर होती है, वो एक बगैर वजह की फलसफियाना गुफ्तगू कि खुश रहो जी, फिर ऐसे होता है वैसे होता है, तो देखिए ये चीज़ें रियल लाइफ में वर्क नहीं करती। ये बातें कहने और सुनने को तो बहुत अच्छी होती हैं, कोई मिसाल के तौर पे वो गोशा नशीन किस्म के फ़लसफ़ी जो हैं, जो कि ज़िंदगी में कोई अच्छा उनका कोई माशरे में कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अक्सर कहते हैं कि खुशी अंदर होती है, इसको अंदर से तलाश करो। और भाई कैसे अंदर से लोग तलाश करें? लेट्स बी रियलिस्टिक ना, अगर आपके पास एक मुनासिब लाइफस्टाइल होगा ही नहीं, अगर आपको लेट्स से खाने के वांदे पड़े हुए हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर सुजेस्ट किया जा सकता है कि फ़िलहाल जो है इसमें खुश रहने की कोशिश करो, और जो आपकी दूसरी अल्टीमेटली आप चाहते हो उस खुशी की तलाश करो। क्योंकि देखें, एक खास हद तक जब लाइफ में स्ट्रगल नहीं ना होगी, तब खुशी भी नहीं होगी। अब अगर बंदा सपोज ये कह देता है कि मैं, ये जो मेरी सैलरी है इसमें नहीं, जो मेरी सैलरी अगर इस पॉइंट तक, इस लिमिट में आ जाएगी ना, यहाँ तक मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, या फिर मेरी फलाना लड़की से शादी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। अब वो वक्त आने तक वो जो सैलरी उसकी वहाँ तक बढ़ते 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 उस वक्त पता नहीं कितने साल लग जाए उसको उस सैलरी में। अब वो 60 साल की उम्र में उसकी अगर इतनी इनकम आएगी, वो 60 साल क्या, इसका मतलब इसी उम्मीद में गुजार देगा इतनी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर 60 साल की उम्र तक वो खुश कोई ना हो। बाय द वे, जो बस शख्स चाहता है तरक्की करना कि मेरी सैलरी इतनी हो जाए या फलां लड़की से शादी हो जाए, जो भी चाहते हैं सुनने वाले, वो बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे पहले तो ये बात है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि असल में होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग खुद ही अपनी खुशियों पे पानी फेरने में के माहिर होते हैं। अब ये जो स्ट्रगल है कि मैं ये कर लूँ, ये चाहूँ, ये चाहना भी अच्छी बात है, और मुझे अल्टीमेट खुशी तब मिलेगी जब मैं वो अचीव कर लूँगा, ये एक इंसान का मोटिवेशन है, ये ख्वाहिश करना बहुत अच्छी बात है। गलत इसमें क्या है कि आप उस मोमेंट में, जब आपको लेट्स से सैलरी कम है या भी आपका कोई ऐसा मसला है, आप अगर उस मोमेंट में उस दौर को एंजॉय नहीं ना कर रहे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप मंजिल तो राही ढूंढ लेता है, रास्ते मगर खो जाते हैं। आमतौर पे जी आप अचीव तो कर लेते हैं, फलां गाड़ी, फलां घर, फलां स्टेटस, फलां फेम, लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो अपनी जवानी जो है सारी इसी चीज़ में ज़ाया कर देते हैं। तो इसमें इसको अल्टीमेट खुशी नहीं कहते ना। उसमें बात दोनों तरह से होती है कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उस चाहने में भी आपको खुशी है, और जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है कि अगर आज आपके पास फर्ज करें छोटी गाड़ी है, तो उसमें भी इंसान को जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। देखिए, बात ये होती है कि जो खुशी है ना, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है। इस चीज़ को हमने समझना है कि खुशी, हर एक इंसान का खुशी का मेयार अपना अपना होता है। आप लोगों को ये समझाएं, चलें कोई लोग समझा लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग बातें करते हैं, देखो खुशी ये होती है, वो होती है, ऐसे होती है। ये चीज़ें रियल लाइफ में वर्क करती हैं? लोगों पे नहीं करती। अच्छा जी, वो कहते हैं ना जी ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना। हम लोग गुर्बत को बड़ा ग्लैमराइज करते हैं। गुर्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गुर्बत कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। अमीर होना या अमीरी को हम बुरा कहते हैं, और जी अमीर लोग तो जी, ये देखिए सबसे बड़ा फ्रॉड है, और जी अमीर लोग तो खुशी नहीं होते जी, ये तो जी ऐसे ही है, देखो अमीरों को क्या मसले हैं। देखिए भाई, बात ये, ऐसी कोई बात नहीं होती। गुर्बत, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको ग्लैमराइज नहीं करना। और जो पैसे होने या अमीरी होना, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। ये बिल्कुल बातें हैं जी, अमीर लोग खुश नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता, उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो खुश लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी खुश हो सकते हैं। यानी कि दुनिया में गरीब लोग भी खुश हो सकते हैं, और दुनिया के गरीब लोग भी ना खुश हो सकते हैं। इसी तरह से दुनिया के जो अमीर लोग हैं, वो भी खुश हो सकते हैं, और वो लोग ना खुश भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माहिर नफ्सियात भी हैं,
कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ये तो एहसासात और उम्मीद और विशेस के ऊपर मैंने आपसे थोड़ी सी इलेब्रेशन करवाई है। कुछ चीज़ें जो मेडिकल साइंस कहती है वो क्या कहती है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है हमारा जो हमें खुश कर देता है और वो क्यों जागता है, कब जागता है और कब मर जाता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास डॉक्टर अली अजमल मौजूद है और हम बात कर रहे हैं खुशी के ऊपर। अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कौन सा हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन जिसे आप लोग कहते हैं, ये कब उजागर होता है, कब जाग जाता है, कब मर जाता है, ठीक है? डोपामिन और सेरोटोनिन, ठीक है, ये कौन कौन से हैं हार्मोन्स जो आपके अंदर जागते हैं? ये सेल्स कौन से काम करते हैं, कब एक्टिव होते हैं? जी देखिए, इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होते हैं और वो कुदरतन ही उसके अंदर जो हैं जिस्म के अंदर रिलीज़ होते हैं। अब उसमें मसला तब आता है अगर ज़हनी व नफ्सियाती अमराज तब होते हैं जब उनका रिलीज़ होने का कोई कमी पेशी हो जाती है। अब जहाँ तक खुशी की बात है, खुशी में जो बुनियादी हार्मोन है, ये 3 हार्मोन जब इंसान में मुनासब, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, एक मुनासब मिकदार में जब ये रिलीज़ होते हैं तब इंसान खुश होता है। उसमें सबसे पहला तो जी एंड्रोफिन है, ये एक हार्मोन है, इंसान में कुदरतन रिलीज होता है। फिर जी डोपामीन है और उसके बाद सेरोटोनिन। ये रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल, जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आपको नींद आती है तो एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो जब बॉडी में रिलीज होता है तो इंसान को नींद आती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो नींद की दवाइयां खाते हैं, वो क्यों खाते हैं? मेलाटोनिन भी खाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो हार्मोन है मेलाटोनिन वो आपके बॉडी में नॉर्मल रिलीज नहीं हो रहा, वो फिर क्या करते हैं, बाहर से खाते हैं। अब आ जाते हैं जो खुशी के हार्मोन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 3 हार्मोन बुनियादी हैं जिससे इंसान खुश होता है, एंड्रोफिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। अब ये इंसान में, एक नॉर्मल इंसान में रिलीज होते ही हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा कर दी है कि इंसान बुनियादी तौर पे एक लेवल तक खुश रहता है। अब इसमें देखें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना डोपामिन, एंड्रोफिन और सेरोटोनिन खराब किया होता है, बिगाड़ा होता है। वो कैसे? मसलन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि वो, उनको सोशल मीडिया पे रील्स का नशा है जिससे हमें डोपामिन स्पाइक मिलता है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ देखी, छोटी सी चीज़ हुई, वो जी ओ वेरी गुड, बड़ा 10-15 सेकंड में कंक्लूड भी होगी। अब क्या हुआ, ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुए। या कुछ लोग होते हैं उनको व्यूज़ का नशा होता है या सराहे जाने का एंड ऑल दैट। वो क्या होता है, वो डोपामिन स्पाइक थोड़ी देर के लिए मिला, थोड़ी देर के लिए खुश हुए। अब क्या हुआ, जब वो डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको आम जुबान में कहूं थोड़ी थोड़ी देर में किक तो नहीं ना मिल सकती, अब इंसान क्या करता है, उसी चीज का मुतलाशी रहता है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया यूजर वगैरह आमतौर पे करते हैं, वो क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी देर बाद खुशी और एक सतही खुशी, उससे क्या हुआ, डोपामिन जरूरत से ज्यादा रिलीज होने की दिमाग को आदत पड़ गई। अब जब नहीं हुआ तो अब वो उल्टी हरकतें करके भी अपना डोपामिन, एंड्रोफिन और सेरोटोनिन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग नशा करते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं। इससे क्या हुआ, वक्ती खुशी मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म खुशी के उन्होंने वक्ती खुशी के हवाले से अपने आप की जो लंबी खुशी है उसको कुर्बान कर दिया है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वक्ती तौर पे खुश होते हैं और फिर उसमें क्या होता है, लेकिन अंदर से ये लोग खाली होते हैं, जज्बाती मसाइल का शिकार होते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, बड़े मशहूर लोग हैं, जिनको मैं देख के बता सकता हूं कि इनके अंदर जो है कोई इतनी कोई खास, कोई जज्बाती तौर पे ये अकेले हैं, लोनलीनेस का शिकार है, हालांकि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लेवल के लोग। क्योंकि इसकी आम मिसाल में अगर आपको दूं तो हमने माशरे में बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने करियर की पीक पे सुसाइड वगैरह भी की, सब चीज़ें थी, करियर भी था, फेम भी थी, लेकिन क्या चीज़ थी, अंदर से वो लोग अकेले थे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इंसान, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि खुद ही अपनी खुशियों का जो है वो एक तरह से दुश्मन बना होता है कि शॉर्ट टर्म हमने खुशियां लेनी है, लेकिन उन छोटी छोटी खुशियों की बुनियाद पे अल्टीमेटली जो सुकून है, लंबी जो खुशी है, उसको हमने खराब कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, यही जो हार्मोन की बात की, मुझे इस चीज में खुशी मिल रही है, कुछ लोगों को लोगों की टांगे खींच के खुशी मिलती है, कुछ मिलती है ना कुछ लोगों को। अच्छा, कुछ लोगों को लोगों का बुरा करके खुशी मिलती है। अच्छा, कुछ लोगों को लोगों का अच्छा ना करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को नशा करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को नशा करके खुशी मिलती है, करने के बाद भी डोपामिन जाग जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन वक्ती तौर पे। अब क्या होता है, इसीलिए तो ये होता है ना, आज नशा किया, डोपामिन रिलीज हो गया, कल किया, परसों किया, अब क्या होगा, जब आदी हो जाएंगे तो नशे की आदत बढ़ानी पड़ेगी। वो किसी किस्म का भी, वो डिजिटल नशा हो, वो कोई खाने पीने का नशा हो। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद इंसान की एक कैपेसिटी होती है
है कि उससे ज़्यादा अगर डोपामिन रिलीज हो तो इंसान क्या करता है, इंसान ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाता है। अब जो शख्स ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो गया, उस बेचारे की क्या खुशी, वो तो उसके तो सारे हार्मोन, एंडोफिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और जितने भी हार्मोन्स हैं वो तो सारे डिस्टर्ब हो गए। अब क्या करना पड़ता है, अब खानी पड़ती है खुशी की तलाश में दवाई खानी पड़ती है, लेकिन फिर दवाई भी एक खास हद के बाद जो है वो असर आपको छोड़ देती है, हैवी डोजेस पे जाना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे इंसान को दूसरे और जिस्मानी मसले शुरू हो जाते हैं। तो आप देखें कि जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी और आपने बड़ा अच्छा हार्मोन्स की बात की, अब इंसान वक्ती स्पाइक जो है उसके लिए क्या करता है, अपनी लंबी खुशी जो है कुर्बान कर देता है। और वक्ती स्पाइक ऐसे ही होती है ये हार्मोन्स वगैरह में कि इंसान एक साये के पीछे भागता रहता है कि अभी एंड्रोफिन रिलीज हो गया। अच्छा, फिर ऐसे इंसान क्या करते हैं, 4 दिन बाद जो है वो एंड्रोफिन या इस तरह के हार्मोन रिलीज नहीं हुए, बगैर वजह के इनका मूड में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ऐसे लोगों से झगड़ते फिरेंगे, ऐसे लड़ते फिरेंगे, या उनको लगेगा कि सारी चीजें मेरी जिंदगी में होने के बावजूद मेरी जिंदगी में वो मजा, वो प्लेयर नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन पे आपने अक्सर सुना होगा, जिंदगी से मायूस हो जाते हैं कि बस ठीक है, अब बस ठीक है, ऐसे ही है, वैसे ही होता है। अब वजह क्या है, एज जो होती है, जो बुढ़ापा होता है, बिल्कुल आपको पता है 60-70 साल वाली एज स्पेशली, तो उस टाइम पे क्या डोपामिन्स बिल्कुल रिलीज होना खत्म हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा है कि देखें इसमें मसला, इसको कहते हैं हेल्दी एजिंग और अनहेल्दी एजिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बूढ़े होकर, आपने देखा होगा, वो गालियां वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो लोगों के लिए बाइसे रहमत तो क्या बनना, वो बाइसे रहमत बनते हैं। वो घर में उन्होंने जो है उनके डोपामिन रिलीज नहीं होता, उनका काम ही नहीं करते। मैं बताता हूँ, उन्होंने सारी जिंदगी जो ऐसे गुजारी होती है तो एंड पे उसका रिजल्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे जो शख्स बूढ़ा होकर गालियां निकालता है लोगों के रास्ते में, हर बात में कीड़े निकालना, कुछ बुजुर्ग ऐसे हो जाते हैं जो कीड़े निकालते हैं, जबरदस्ती खुश नहीं होते, और नौजवानों को टिकने नहीं देना, और अपने बच्चों की खुशी से खुश नहीं होते। बेटा कुछ कर कर आएगा तो कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, ना शाबाशी है ना। एग्जैक्टली। अब वो क्या, अनहेल्दी एजिंग ना, कि सारी जिंदगी उन्होंने ठीक तरह से नहीं गुजारी, तो अब जाहिर बात है जब एग्जाम का टाइम आएगा बुढ़ापे में, उसका रिजल्ट तो मिलेंगे ना। इसी तरह कुछ सासें भी अपनी बहू के साथ करती हैं। जब हम जवान हैं, जब हमारे अंदर हार्मोन्स अल्लाह ताला ने बिल्कुल पीक पे दिए हैं, जो भी एक जवानी का एक चीज होती है, अब इस उम्र में हम ऐसे प्लेयर जो भी हमने बात की या गलत डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाएंगे, तो बूढ़ी उम्र में उसका, वो कहते हैं ना जैसे जोड़ों में दर्द, तो वो बूढ़ी उम्र में फिर निकलेगा तो सही ना। ये जोड़ों में दर्द की तो नहीं है, मैं ज़हन की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ये वो खेती है जो जवानी में आपने जो बोनी है वो आपने बुढ़ापे में काटनी है। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसी लाइफस्टाइल आप जिएंगे वो बुढ़ापे में काटेंगे। इसमें एक चीज है कि जो जिन लोगों की हेल्दी एजिंग होती है ना, जिनको वाकयातन हम कहते हैं कि हाँ जी ये बड़े ऐसे होने चाहिए, वो लोग बहुत कम हैं जो कि नौजवानों के लिए रास्ते देते हैं, आइडियल होते हैं, उनके लिए बाइसे रहमत बनते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनके लिए बिल्कुल जैसे हमने एक आइडियल बढ़ाका होता है कि जी बड़े ऐसे होते हैं। अब वो लोग कौन से होते हैं कि जिनकी एजिंग हेल्दी हुई है। ऐसे लोग जो कि गालियां देते हैं, ये वो इनकी एजिंग के मसले हैं, ये इनकी एजिंग हेल्दी नहीं हुई। अब आप कहें कि जी मेरे पास एक तकरीबन 86 ईयर ओल्ड बुजुर्ग आए मेरे पास क्लिनिक पे, तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी शिकायत बताई, जो उनको कंप्लेंट्स थी। ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके कुछ मसले मसाइल थे। आप नाम न ले मगर एटलीस्ट हमें रेफरेंस तो दे दें कि क्या बात। उन्होंने कहा जी देखें जी कि मेरे जी अब मैं जी उतना जी एक्टिव नहीं हूँ जितना मुझे एक्टिव रहना चाहिए, अब मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना मुझे लाइफ में खुश रहना चाहिए। बड़े एजुकेटेड थे, बड़े मतलब बहुत ही पावरफुल एजुकेटेड, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा उनको नवाजा था। अब तो मैंने कहा जी आप तो खुद पढ़े लिखे इस चीज़ को तो समझते हैं कि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं तो अब वो चीज़ तो नहीं रहती। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 86 ईयर 86 साल के बाबा जी की। वो कहते हैं जी कि जी मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ, अब मैं 16 साल की तरह छलांगे तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं उस तरह से तो, लेकिन देखें मैं इस एज में इतना भी नहीं हूं कि मैं जी जाके चारपाई पे पड़ जाऊं। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि गलती कहां पे हो रही है, मैं इस एज में एक्टिव रह सकता हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप रह सकते हैं। कहते मैं खुश रह सकता हूं। मैंने कहा जी आपको खुश रहने से कौन रोक सकता है। तो देखिए वो जो बात ये ना कि मिथ बनी हुई है, एजिंग क्या कहती है, ठीक है 86 साल का 16 साल की तरह नहीं बन सकता, लेकिन वो एक्टिव रह सकते हैं, वो खुश रह सकते हैं, वो लोगों के लिए बाइसे रहमत बन सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज लगती है, हमारी लाइफस्टाइल जो जितनी भी जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं जीते हैं, वो ब्रेक के बाद बात करती हूँ, टाइम क्योंकि कम है, बड़ी अच्छी बात है, उसी पे सवाल करूँगी मैं आपसे कि हम जब एज पे जाते हैं तो हम क्यों एक्टिव नहीं होते, हमारी क्यों चिड़चिड़ापन रहता है, हम क्यों हर वक्त
मरे हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, जो कि आपको पता है माहिर नफ्सियात हैं, और हम बात कर रहे हैं खुशी के हिसाब से। मैं एक सवाल ये करना चाह रही थी कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, हम नहीं देखते कि हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो कोई अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। हमने तो नहीं देखा कोई हमारा बुज़ुर्ग जो है वो जिम भी जाता हो, वो उसको फटीक हो कि नहीं भाई मैंने जिम जाना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ कॉन्शियस हो, अच्छी टाइट मज़े की ग़िज़ा लेता हो, उसके डाइट प्लान्स होते हो, वॉक करता हो, रनिंग करता हो, साइकिलिंग करता हो। मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ, वहाँ पे ज़ईफ़ गोरियाँ 60 साल की, 65 साल की बूढ़ी औरतें साइकिलिंग कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, हाइकिंग कर रही हैं, ठीक है, वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, जिम फ्रीक हैं। और जितना जैसी आप 30 से ऊपर 40 से ऊपर आपने जिम और डबल करना है अपनी लाइफ में, मगर हमारे पास नहीं। क्या इस वजह से हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और मेंटली बीमारियाँ उनको ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, और उनको हर चीज़ फिर दर्द, गोटे के दर्द और हर तरीके के दर्द, उनको बीमारियाँ उनको निकल आती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली इसका फिजिकल एस्पेक्ट जो है, पहले दौर में होता था कि चाहे कोई जवान है, बूढ़ा है, हमारे काम ही ऐसे होते थे कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती थी। अब तो नहीं ऐसी अब तो नहीं है ना। जबकि देहात में अभी भी जो औरतें, बूढ़ी औरतें खेतों पे काम करती हैं, ठीक है, जो अपने घरों में घर मल रही होती हैं, बना रही होती हैं, या ऐसे मेहनत करके रोटियां, चीज़ें, आग चूल्हे जिस तरह वो जलाती हैं, आपको पता है लकड़ी के आजकल बहुत कम है ना। मगर फिर भी देहात में बेहतर है, वो काम उधर फिर भी होता है। उधर की औरतें देखें फिट हैं, उनको इतनी जल्दी बीमारी नहीं, गट्टे गोडों के दर्द भी नहीं होते। जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से तो ऑब्वियसली है। और वो चिड़चिड़ी भी इतनी नहीं होती हैं, जी बड़ी एक्टिव हंसमुख होती है। आ गई नहीं कुड़ियों, आ नहीं, बड़ी प्यार करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी का इंसान की सेहत पे एक डायरेक्ट इफेक्ट तो होता ही है। जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि फॉरेन कंट्रीज में हम एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे बेसिकली मसला ये है कि हमने जो फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस को उतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, लोगों को बताते ही नहीं है। और आमतौर पर ये अक्सर एक गलतुल आम चीज़ है कि जी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं और जिम जाना हो ये तो कोई बेकार चीज है, ये तो ऐसे, ये माशरे में चीजें चल रही है ना, ये तो विले लोगों का काम है, ये ऐसे कहते हैं। मैं अक्सर उनको समझाता हूं कि देखें ऐसी कोई बात नहीं होती। आपका एक जिस्म की अल्लाह ताला ने एक मशीनरी बनाई है, इसको जितना एक्टिव करेंगे, चलें अगर आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का तो आप साइकिलिंग वगैरह कर लें, और कुछ नहीं कर सकते वॉक कर लें। मैं तो लोगों को यहां तक कहता हूं, अक्सर कुछ जो घरेलू खवातीन आती हैं मेरे पास, वो कहती हैं जी देखें डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं मैनेज होता, हमसे किस तरह करें। मैं उनको कहता हूं कुछ नहीं कर सकती ना, अपने बेडरूम में ही वॉक कर लिया करो, सबसे कम ये कर लिया करो। वैसे तो हर शख्स को अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, कार्डियो करनी चाहिए, भागना दौड़ना चाहिए, जिम जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी नहीं कर सकते या हमारे पास टाइम नहीं मैनेज होता। बहरहाल चले हम उनकी बात सही समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। मगर तो देखिए अगर आपकी कमर में दर्द है, आप आवाजारी रहेंगे ना, मुझसे अच्छी तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? और कमर के दर्द की वजह से आपका दिमाग भी, ऑब्वियसली जब आप एक्टिव नहीं होंगे, आपको जिस्म में कोई दर्दें निकली हुई हैं, आपका कोई अच्छा हार्मोन कहां से काम करेगा? चिड़चिड़े आवाजारी रहेंगे। तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग जिम नहीं जा सकते, चलें आप जी सुस्त है इस वजह से नहीं जा सकते, या जी आपको टाइम मैनेज नहीं होता इस वजह से नहीं जा सकते, मैं उनको कहता हूं अच्छा अगर ये कर सकें सबसे अच्छी बात है, नहीं कर सकते साइकिल चला लें, साइकिल नहीं चला सकते पैदल वॉक कर लें। अच्छा अगर आप पैदल वॉक नहीं कर सकते तो मैं लोगों को कहता हूं कि लिफ्ट का इस्तेमाल ही छोड़ दें। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली, मैं जितनी दफा भी आपके प्रोग्राम में आया हूं ना, मैंने आज तक आपकी लिफ्ट नहीं देखी कि लिफ्ट कहां पे है भी है या नहीं। मैं हमेशा सीढ़ियों से उतरता चढ़ता हूं। एनीवेज ये तो एक हमारे पास 4 लिफ्ट हैं, देखें आप इस्तेमाल नहीं की, 8 होंगी, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। देखिए मैंने कहा जी 8 होंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा सीढ़ियों से उतरता चढ़ता हूं। अच्छा कुछ लोगों को मैं ये कहता हूं अगर आपको सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, कुछ होती है ना बूढ़े लोग जब मैं घुटने में दर्द है, ये है वो है, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप लोग ना घर में वॉक कर लें। अच्छा किसी का घर छोटा है, मैं कहता हूं इस चीज को छोड़ दें, घर छोटा है, आप ना अपने बेडरूम में वॉक कर लिया करें। बेडरूम में छोटी सी जगह तो होगी ना, चलने से जैसे उतर के चढ़ते हैं, मैं कहता हूं आप वहां पे कर लिया करें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करें, ये इतनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के साथ ना जो हमारा ये जो मेन चीज है कि जो हमने ये बात की थी कि जो लोग हैं ये क्यों इस तरह से बड़ी एज में जाके इस तरह से हो जाते हैं, देखें यहां पे ना लोगों के कुछ दिमागों के अंदर भी मसले हैं। अब आप
देखें ना, दिमाग का मसला कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है कि आप बड़े एनर्जेटिक हैं, आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, यकदम आपको किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, आपका मूड खराब हो गया, आपकी भूख भी उड़ गई। बाद का लोगों को टेंशन की वजह से बीमार भी हो जाते हैं, थके थके भी महसूस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, दिमाग आपका और जो हार्मोन्स हैं, छोटी सी बात से ये कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असल में मसला ये ना कि हमने हेल्दी एजिंग की तरफ अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को जाने ही नहीं दिया। ऐसी ऐसी इस माशरे में गलत चीजें, ये जब मैं कहता हूं ना कि गलत चीजें चल रही हैं, तब मैं कोई मॉरल लेक्चर लोगों को नहीं दे रहा होता, मैं उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहा होता हूं कि देखें ये जो मुनाफकत है, एक किसान मिसाल ले लें, ये आपकी इस बीमारियों की जड़ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुनाफकत करते हैं और अपने आप को उस वजह से बुरा समझते हैं, क्योंकि उनके कहते हैं अच्छा हमने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, ये भी किया। मुनाफकत, गिल्ट और जो ऐसे जज्बात हैं, ये तो आपको बीमार कर देते हैं, ये आपको बूढ़ा कर देते हैं। बड़ा अजीब सा सवाल है, मेरे दिमाग में चले जा रहे मैंने कहा आपसे पूछ लूं। बोलें। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि किसी और की बीवी को देख के ना बड़ा खुश हो रहे होते हैं, बड़े हैप्पी, हार्मोन्स उनके जाग जाते हैं, मगर जब अपनी बीवी को देखते हैं तो उनको अपने हार्मोन सारे के सारे जो है वो मर जाते हैं। उनको देख के उनको पता नहीं कोफ्त होती है, मतलब क्यों इतनी पसंद से अपनी भी बीवी ब्याह के लेकर आते हैं, मगर बाद में फिर दूसरे की बीवी को देख के खुश होते हैं और अपनी बीवी से खुश नहीं होते। व्हाई इज दैट? उनके वो हार्मोन्स जो हैं वो क्या रिलीज नहीं होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज नहीं सिखाया गलत हुआ है ना, हमने लोगों ने गलत सिखाया हुआ है। तो ये डोपामिन यहाँ से रिलीज होना है। देखिए, ऑब्वियसली ये यहाँ से होगा ना, ये हमारी मेन पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे जो उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वो बाकी जितने भी ग्लैंड हैं, ग्लैंड्स आप आसान जुबान में समझा दूं कि हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा होते हैं। मेन उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो जो दिमाग में होती है, वो सारे ग्लैंड्स को, यानी कि जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो सारा यहाँ से कंट्रोल हो रहा था। अब यहाँ से क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं? आपकी सोच, आपका परसेप्शन, आपके जज्बात क्या हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे बड़ा इफेक्ट करते हैं। वो फिर हार्मोन रिलीज करती है जो कि आपकी सारे ग्लैंड्स को, यानी कि सारे हार्मोन्स की जो जड़ कह लें या मेन मास्टर हार्मोन वो है। अब ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक लड़की जो उसकी कुलीग है वो वॉक करके जा रही है, वो एकदम से गिरने लग गई तो आपको लगी तो नहीं? और यही घर में अगर बीवी कहीं ठोकर खा के गिर गई तो उसको कहेंगे अंधी हो, देख के नहीं चलती हो। अब इसकी वजह क्या? अब वजह क्या होता है? ऐसे है ना, लेकिन वजह क्या है? जब तक वजह अब नहीं पता चलेगी तब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे। मसलन वजह क्या है कि अगर गर्लफ्रेंड जो है उसको आप बीवी बना सकते हैं, तो बीवी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? अक्सर आपने ऐसे लोग देखे नहीं है कि जी गर्लफ्रेंड है, अब उससे शादी कर ली, पहले गर्लफ्रेंड थी फिर बीवी बन गई, या शादी नहीं भी हुई तो आजकल जो बच्चे बच्चियां जेनजी, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, वो होते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन अपने आप को मियाँ बीवी कहते हैं। अब मैं अक्सर कहता होता हूं कि भाई जब गर्लफ्रेंड बीवी हो सकती है तो बीवी क्यों नहीं गर्लफ्रेंड हो सकती? फिर और बीवी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ना, यहीं से शुरू करेंगे। अच्छी बात है। पहले मैं ब्रेक से पहले आपसे सिर्फ ये बताऊंगी, आपकी बेगम आपकी गर्लफ्रेंड है? जी बिल्कुल, इसलिए आप खुश हैं। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अब एक आम इंसान है, उसको सबसे पहले ये कैसे पता चलेगा कि मैं खुश हूँ? सुबह उठा है, काम के लिए इसको जाना है, बहुत सी उसको फटीकें हैं, देर हो रही है, टाइम पे चला जाऊँ, अच्छा निकलने से पहले बेगम ने 10 सामान दे दिए, अच्छा वो भी ले आना, दही भी ले आना, अंडे भी ले आना, बच्चे के ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आते वक्त दर्जे से कपड़े उठा लाना, सब कुछ स्ट्रेस यहाँ लेके निकल गया। ठीक है, ऑफिस गया, ऑफिस जाके बॉस के रूम में गया, उसने तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया, आज ये फाइल कंप्लीट करना, आज वो करके जाना, आज ये कर, वहाँ से फटीकें निकली। अब वापस आते 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 वो सारा दिन वो जो एक सुबह उठ के वो एक सोच है उसकी कि आज मैं खुश हूँ, मैं आज खुश उठूंगा, वो खुशी कहाँ है? फिर उसने तलाश किधर करनी है, मतलब कहाँ है वो जो एक हम कहते हैं ना खुशी तो अंदर ही है, हम तलाश क्यों करें, मगर वो खुशी है किधर? हाउ विल आई फील, यू फील दैट दिस इज द खुशी? देखिए बात ये होती है, पहले मैं ये बात कर लूं, फिर वो बीवी गर्लफ्रेंड वाली बात बाद में करता हूं। अच्छा। वो करनी जरूर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बात ये होती है, ना लिखना तुम इन्हें कागज पे, ना महफूज करना, ना लिखना तुम इन्हें कागज पे, ना महफूज करना, ये जज्बात हैं, इन्हें तुम महसूस करना, बस महसूस करना। तो ये जो खुशी होती है ना जी, ये कोई इंसान अपने आप को ये नहीं कहता कि जी मैं खुश हूँ, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जो खुश इंसान होता है उसकी तो चाल डाल ही फर्क डिफरेंट होती है। मसलन
एक खुश इंसान है वो छोटी छोटी बातों का माइंड नहीं करता। एक खुश इंसान है उसके चेहरे की हशाशियत बिशाशियत जो होती है, चाहे वो थका हुआ भी है, काम कर रहा है, दुनिया के हर इंसान को काम करना पड़ता है, काम भी कर रहा है तो भाग भाग के काम कर रहा है, खुश रह के काम कर रहा है। छोटी मोटी जिंदगी में अप्स एंड डाउन जो होती है वो खुश लोगों को इतनी इफेक्ट नहीं करती। बाद औक़ात बड़े मसले भी हो जाते हैं, लेकिन इंसान अंदर से खुश होता है, वो कहता है कोई बात नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ना खुश लोगों की क्या खुसूसियत होती है, छोटी सी बात है, राई का पहाड़ बना के दिमाग पे उसको सवार कर लिया, सोचते गए ये हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये ना खुश लोग होते हैं। जो खुशी होती है ना, ये तो इंसान की अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। आप खुश हैं और खुदा ना खास्ता आपको कहीं चोट लगी है हड्डी में या किसी मसल में, आपको दर्द कम होगा ना खुश लोगों से। खुशी देखें इतनी इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। तो जो खुश लोग होते हैं उनके तो वाइब भी अलग होती हैं, उनका तो जिंदगी में अप्रोच करने का जो मामलात हैं वही अलग होते हैं। जैसे अभी आपने ऑफिस में बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में ऐसी बगैर वजह की पॉलिटिक्स करते रहते हैं, काम के चक्कर में किसी का फायदा नहीं करना, उसकी टांग खींच लो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ना खुश लोग हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। कुछ लोग अपनी तारीफ नहीं करते, दूसरे की बुराई इसलिए करते हैं कि वो अच्छे बन जाए। ये कौन सी साइकी है? और इसमें उनको बड़ी खुशी मिलती है। इसकी बुराई करेंगे, इसके अंदर से कीड़े निकालेंगे, बॉस के सामने भी जाके इसके बारे में बकवास करेंगे, दोस्तों में भी बैठ के, या किसी औरत के बारे में, या औरतें या किसी मर्द के बारे में, औरतों के बारे में बकवास करके फजूल में उसको इतना गंदा, उसकी ज़ात तक पहुंच जाएंगे और उसको गंदा करके माशरे में, और ख़ुद को फील करेंगे कि अब ये सब तो गंदे हो गए, मैं ही अच्छा हूँ। ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब खुद कह नहीं रहे मैं अच्छा हूँ, मगर उनको लगता है कि भाई मैं अच्छा बन गया हूँ। बिल्कुल, इन लोगों की इस चीज में खुशी होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग कैसे हैं? ये लोग मायूस लोग हैं, ज़हनी मरीज लोग हैं, जो किसी को अजियत पहुंचा। हम इनको कह सकते हैं कि तुम दिमागी मरीज हो, ज़हनी मरीज हो, ये कह सकते हैं उनको? देखें, मसला ये है कि कह तो हम किसी भी ज़हनी मरीज को नहीं सकते कि भी आप ज़हनी मरीज हो, वो तो आपके साथ आगे से लड़ेगा। तो क्या करें फिर? ऐसे ज़हनी मरीजों को जाके बोलें कि कोई साइकेट्रिस्ट से इलाज कराओ, या फिर छोड़ दो उनको? वो आपसे लड़ेगा, वो कहेगा जी मैं तो ज़हनी मरीज हूँ नहीं। ऐसे लोगों को हैंडल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक मॉडरेट अप्रोच रखें। मिसाल के तौर पे मॉडरेट अप्रोच क्या है? ऐसे लोगों को बाज़ औक़ात इग्नोर कर दें। अच्छा, इग्नोर करना लेकिन ये सिर्फ मसले का हल नहीं है, इन लोगों को अवॉइड करें। लेकिन जब अब आप देख लें कि अब इग्नोर करने से, अवॉइड करने से भी मसला नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको ऐसा करें कि आप उनको एक लाइट सी शटअप कॉल जरूर दे दिया करें। बाज़ औक़ात तो लोग इस तरह से करते हैं ना कि आपकी पीठ पीछे जाके आपकी बुराइयां भी करेंगे, आपके लिए कोई खास अच्छा भी नहीं चाहेंगे, लेकिन ऊपर से आपको इस तरह से बात करेंगे। और गलती हम कहां पे करते हैं? हम उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ ये कह रही है या कह रहा है तो इसने ठीक ही कहा होगा। एटलीस्ट हर इंसान को ये जरूर करना चाहिए कि जो अपने हक के लिए जो आपका जायज़ गिला शिकवा बनता है वो आपको, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो चाहे फैमिली हो, आपको करना जरूर चाहिए कि देखें जी ये आपने किया था, ये आपने किया है, और इसकी ये जस्टिफिकेशन जो आप दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपने गलत किया अगर ऐसा किया। अब उसमें होता यह है कि ये झगड़ा नहीं होता, ये बाज़ औक़ात होता यह है कि इंसान को एहसास दिलवाना होता है। अच्छा, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसमें मैं झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल हम जिनकी बात कर रहे थे कि टांगे खींचते ये करते हैं, वो तो वैसे ही उनका कह लें कि मुझे डॉक्टर के तौर पे कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा पुर्जा ढीला होता है, ये मैं ज़ाहिर तफन्नुन कह रहा हूँ, मुझे एज अ डॉक्टर ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ऐसे लोगों को हम जो रोकने का कि ये हमारी खुशी पे ना हावी हो जाए, इसका तरीकेकार यही होता है कि अवॉइड करना, इग्नोर करना, लेकिन एक खास हद तक इनको काउंटर भी करना। अब इसी में अगर आप मुझे इजाजत दें बीवी गर्लफ्रेंड की, तो मैं बात थोड़ी सी करता चलूं। देखिए, एक माशरे में ना एक बड़ी गलतुल आम इस्लाह है, बीवी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? बीवी सिर्फ काम करने के लिए होती है, वो सिर्फ सारे दिन आप बाहर हंसते खेलते हैं, बॉस से खीखी करेंगे, कुलीग से खीखी करेंगे, जैसे आपने मिसालें दी कि जी दूसरों की और कुलीग से बड़ा अच्छी तरह करेंगे, तो घर आते ही आपको क्या मसला पड़ जाता है जी? वो आपने कोई इसलिए रखी हुई है, बाहर जाते हैं आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, बाहर बड़े एटिकेट से आप लोग बात करते हैं, घर में क्यों? सारी डांट झिड़कियां, आवाजारियां, सारी मुसीबतें बताने के लिए सिर्फ आपने वो रखी हुई है। ये माशरे में शुरू से ये गलत रस्म चल रही है।
सबसे पहले आपकी खुशी पे आपकी बीवी का हक है। बॉस की जाके नहीं खुशामद करते हम लोग, कुलीग से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाते, अपनी जो लाइफ है उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जो अच्छे ताल्लुकात की हकदार है वो आपकी बीवी है। सबसे अच्छे जो आपने बन संवर के रहना है वो सबसे पहले अपनी बीवी के लिए। अगर आपको किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है बाहर, तो उस झूठ की सबसे पहली हकदार आपकी बीवी है। हमने ये समझ लिया कि बीवी बच्ची काम कराने के लिए और सॉरी टू से बच्चे पैदा करने के लिए हमने रखी हुई है, और ये सारी जो है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रखी हुई है। और गर्लफ्रेंड जो होती है उससे आप बहुत हंस हंस के बातें करते हैं, बड़ी ड्रामेबाजियां करते हैं। ये जितनी भी आपने ड्रामेबाजियां करनी है ये आप बीवी से करें। तो बीवी जो है वो गर्लफ्रेंड भी बीवी के अंदर ही होती है। बेहतरीन है वो शौहर जिसको अपनी बीवी में अपनी गर्लफ्रेंड भी नजर आती है और वो उस तरह से उसके साथ ट्रीट करता है। अगर और उसमें देखें ना, ये कोई बड़ी कुछ शेखी की बात नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं एज अ माहिर नफ्सियात डॉक्टर के तौर पे, वो शख्स जो है वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है जिसने पैसा कमा लिया, जिसने शोहरत कमा ली, जिसने जी बड़ा पावरफुल हो गया, लेकिन उसका घर ठीक नहीं है। उर्फे आम में कि उससे उसकी बीवी ठीक तरह से नहीं संभाली जाती। उस सेंस में नहीं मैं बात कर रहा संभाली जाना जिससे उसकी बीवी खुश नहीं है। भाई आप कहां के मर्द हैं, आपने क्या जिंदगी में अचीव किया? ऐसे किसी शख्स ने कुछ अचीव नहीं जिंदगी में किया जिससे उसकी बीवी ठीक नहीं है, उसने अपने घर को ही नहीं ठीक रखा हुआ। तो ये बात इसको समझें कि बीवी जो है इसी में गर्लफ्रेंड ढूंढें, ये परफ्यूम लगा के बीवी के पास जाया करें, ये बीवी को खुश रखा करें, बीवी को गिफ्ट दिया करें, बीवी से अपने दुख सुख फोला करें। बीवी को जो है ये जो आजकल है ना, मेरी सोना, मेरी मोना, मेरे जानू ने खाना खाया कि नहीं, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। और भाई अपनी बीवी को जाके फोन किया करें ना, उसको वीडियो कॉल किया करें ना, अपने काम में होते हैं जब 2-4 घंटे ऑफिस में हो गए, उसको कॉल करें ना, उसको कहना मेरी सोना, मेरी मोना, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरे बाबू की तबीयत ठीक है। उसको कहते हुए आपको क्या मुसीबत पड़ जाती है। इसमें मसला ये है कि ये अब आप काटिएगा ना, ऐसे ही चलाइएगा। मैं आपके हंसने पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, आप ठीक हंस रही हैं। मसला पता है क्या है, ये आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मसला ये है कि इस माशरे में बीवी का मुकाम तो किसी ने समझा ही नहीं ना। जब भी बीवी के हक में बात करे और जी ये मजाक में आप ले लेते हैं। मैं आपके हंसने में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही हंस रही हैं, लेकिन बात को समझे। आजकल की बीवी इतनी मजलूम नहीं है जितना मजलूम आपने बुला दिया। नहीं, जितना अभी मैंने इतना कुछ उनको चाहिए नहीं जितना आप खत्म हो रहा है। नहीं तो अभी तो मैंने असल मजलूमियत और बीवी की अजमत बयान की नहीं है। ये तो आप किसी दिन, मैं समझता हूं कि सुबह से शाम हो जाएगी, बीवी की अजमत और मजलूमियत बयान नहीं होगी। यार ये शो अभी मैं खत्म कर रही हूँ, मगर मेरा झगड़ा अब इनके साथ शुरू होगा इस बात पे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे औरत को अच्छा किया, मर्द की कोई बात ही कोई नहीं। टॉपिक मेरा यहाँ तक खत्म होता, मगर मेरा झगड़ा आपके साथ शुरू होता है। अल्लाह हाफिज। अब मेरी बात सुने आप,